शब्दों में छुपे ज्ञान की आवाज़ बन के आया हूँ। मैं आज उत्तर पूर्वी पठार की बात करने आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रयाग तिवारी और आप देख रहे हैं एंडेवर स्टडी। तो आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत मेघालय का पठार जो हमारा आता है उसके बारे में। मेघालय का पठार उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है और उससे जुड़े प्राकृतिक मार्ग जो है, मालदा टैप या राज महल गारो टैप, इन सब के बारे में बात करेंगे। इनके फैक्ट, इनके विवरण, इनकी संपूर्ण जानकारी को हम देखेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम उत्पत्ति देखते हैं, ओरिजिन। तो भूगर्भिक रूप से मेघालय का जो पठार है वो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का भाग होता है। तो इसी तरह से मेघालय का पठार भी जो है गोंडवाना लैंड का ही भूभाग है। और छोटा नागपुर पठार का पूर्वी विस्तार है। जैसे कि आप यहाँ पे लोकेट करेंगे भारत के नक्शे पे, तो झारखंड का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के ये पूर्व की तरफ है। तो छोटा नागपुर का पठार यह कहलाया और यहाँ से ये जो मेघालय राज्य है वहाँ पे आपको दिख जाएगा मेघालय का पठार या उत्तर पूर्वी। तो इस प्रकार से आप इसे गोंडवाना लैंड का भूभाग कह सकते हैं। यह छोटा नागपुर का जो पठार है उसका पूर्वी विस्तार है, पूर्व की तरफ विस्तार है, लेकिन बीच में राजमहल गारो टैप नामक धसे हुए क्षेत्र के कारण अलग हो जाता है। तो अब यह क्या चीज़ है? तो राजमहल गारो टैप बीच में आता है, वहाँ पे जो है वो धसा हुआ क्षेत्र टाइप से है। तो उसके कारण से इस क्षेत्र को थोड़ी सा अलग कर देता है या एक रास्ता मार्ग बना देता है। तो इस प्रकार से ये हो गया मेघालय पठार की उत्पत्ति। भौगोलिक स्थिति देखते हैं, लोकेशन कहाँ पे है, किस प्रकार से लोकेट होता है। तो यह पठार जो है असम घाटी यानी कि ब्रह्मपुत्र जो वैली है वहाँ पे और बांग्लादेश के मैदानों के बीच स्थित है। अब आप देखिए मैप, ये हमारा पूरा मेघालय लगा है, इसके जस्ट नीचे पूरी तरीके से बांग्लादेश लगा हुआ है। तो बांग्लादेश इसके नीचे लगा हुआ है, यानी कि यह असम घाटी जो असम राज्य है वहाँ से भी ऊपर असम है। तो असम घाटी ब्रह्मपुत्र वैली जिसे आप बोल सकते हैं और बांग्लादेश के मैदानों के बीच में है, यानी कि एक तरफ तो असम की घाटी लगी हुई है, एक तरफ असम की घाटी लगी हुई है, ये देखिए ये असम की घाटी लगी हुई है, और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश लगा हुआ है। तो असम और बांग्लादेश के बीच हमारा जो है मेघालय का पठार या उत्तर पूर्वी का पठार आता है। आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में 3 भागों में विभाजित है। तो अगर इसे देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की दिशा पे चलते हैं अगर आप जाएंगे तो इस पूरे मेघालय के पठार में जो है, ये जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार ये उत्तर पश्चिम से, यहाँ से चलेंगे पश्चिम से होते हुए ये पूर्व की तरफ, तो आपको इस तरह से 3 भागों में यह विभाजित दिखेगा। कैसे है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगर आगे बढ़ें तो गारो हिल्स मिलेगा पश्चिम में, सबसे पहले पश्चिम में जो है गारो हिल्स मिलेगा, उसके बाद खासी हिल्स मिलेगा जो मध्य में है, और पूर्व की तरफ जयंती हिल्स है। जैसा कि आप इस पिक्चर से थोड़ी सा कल्पना कर सकते हैं, यह पिक्चर जो है कल्पना के लिए लगाई गई है कि कैसे गारो खासी जयंती हो सकते हैं। तो गारो पश्चिम के क्षेत्र पे, खासी जो है वो मध्य क्षेत्र पे, और जयंतिका हिल्स जो है वो पूर्व की दिशा पे यहाँ पे स्थापित है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो भू आकृतिक देखते हैं, रिलीफ। तो पूरा पठार प्राचीनी चट्टानों से बना हुआ है, इसमें मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस शामिल है। तो इसकी जो चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट और नीस से शामिल होकर बनी है। अगर इस भूभाग की ऊंचाई या औसतन हाइट की बात करते हैं तो लगभग 600 से आपको 1500 मीटर तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 600 से 1500 मीटर तक है इसकी ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, मुख्य चोटियाँ देखते हैं। अब ऊंचाई हमको 600 से 1000 के बीच में पता चल गई। अब मुख्य चोटियाँ अगर देखें तो शिलोंग पीक जो है,
शिलोंग पीक जो खासी हिल्स के अंतर्गत आता है, 1965 मीटर की सबसे ऊंची चोटी है। तो जो खासी हिल्स है, खासी हिल्स जो है वो 1965 मीटर है और पठार की सबसे ऊंची चोटी है। शिलोंग पीक पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, ये ध्यान देने वाला फैक्ट है। नोक्रेक क्रीक ये जो है गारो हिल्स में लगभग 1412 मीटर गारो हिल्स की सर्वोच्चम चोटी है। तो गारो हिल्स की सर्वोत्तम चोटी है ये नोक्रेक पीक। लुहित चोटी यानी ये जयंतिका क्षेत्र क्षेत्रीय ऊंचाई का प्रतीक है। तो तीसरा है लुहित चोटी, यह जयंतिका क्षेत्र में आ जाता है। शिलोंग पीक से ही शिलोंग शहर का नाम जुड़ा है। जो शिलोंग पीक है सबसे ऊंची चोटी है, उसी के नाम से ही यहाँ का एक जो शिलोंग शहर है उसका नाम पड़ा है, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी हम कहेंगे शिलोंग शहर को। इसके बाद हम क्लाइमेट और रैन की तरफ चलते हैं, यानी कि जलवायु और वर्षा की तरफ। तो मेघालय पठार में अत्यधिक वर्षा होती है, जैसे कि आप जानते हैं मासिनराम, चेरापूंजी, यह सब जो है मेघालय के अंतर्गत आता है। और मेघालय में बहुत ज़्यादा और मानसून से लेवल से ज़्यादा पानी बरसता है। तो इसके कई कारण भी हैं जिसके कारण से जो है यहाँ पे पानी बरसता है। जैसे कि आप यहाँ पे लोकेट कर पा रहे होंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ अरब है, ये अरब, और ये बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो अरब यहाँ पे ये पूरा हिमालय रेंज ऊपर है, पूरा हिमालय, गारो, खासी, जयंतिका, ये सब क्षेत्र लगी हैं पहाड़ियाँ। तो यहाँ से भी जो मानसून बनता है इससे यहाँ पे टकराकर वर्षा काफ़ी हो जाती है। और अरब सागर से, अगर जानते हैं आप, जैसे केरल से मानसून उठता है, ये ऐसे उठते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ होते हुए इस तरफ भी पूर्व की तरफ जाता है, और इस अरब सागर से भी होने वाले मानसून का प्रभाव भी इधर पड़ता है। लेकिन इसमें बे ऑफ बंगाल का, जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है या वहाँ से उठने वाली वर्षा है, वो उसके कारण यहाँ पे जो रैन है, वर्षा है, वह अत्यधिक होती है और लगातार होती रहती है। तो मासिम राम हो गया, जैसे चेरापूंजी हो गया, ये दोनों क्षेत्र जो है वो मेघालय के पठार के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। तो मेघालय पठार में अत्यधिक वर्षा होती है क्योंकि खासी पहाड़ियाँ जो है कीप के आकार की है, कीप की आकार की है, कप के आकार की है, और इस कारण से यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। दक्षिण से आने वाली बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा इन पहाड़ियों से टकराकर वर्षा करती है। जैसे कि अभी मैंने क्लियर किया कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है, हवाएं हैं, उसके कारण से वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ पे जो खासी पहाड़ियाँ वो कीप के तरीके से हैं, तो वहाँ पे टकरा के और वहीं पे वर्षा हो जाती है। यहाँ का जो मासिन राम है वो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ये आप फैक्ट याद रखेंगे। तो दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला ये जो है वो यहाँ पे वर्षा होती है। 11,870 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा हो जाती है, 11,870 मिलीमीटर। अब चलते हैं मिट्टी की तरफ। हमने चट्टानों की बात कर ली, उत्पत्ति की बात कर ली, जलवायु की बात कर ली। अब यहाँ की सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की मिट्टी है। तो यहाँ की लैटेराइट मिट्टी लगातार वर्षा के कारण, जैसे कि आपने अब तक समझ लिया कि यह वर्षा वाला क्षेत्र, दुनिया में अत्यधिक वर्षा करने वाले जो जगह है, चेरापूंजी, मासिन राम, वो यहाँ पे हैं। तो लैटेराइट मिट्टी जो है लगातार वर्षा के कारण बनने वाली लाल भूरी मिट्टी है। यहाँ पे मिट्टी चाय, रबड़ और सुपारी, केला यहाँ के उत्पादन है। तो लगातार वर्षा के कारण यहाँ पे लाल भूरी मिट्टी पाई जाती है, जिसे लेटेराइट मिट्टी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे चाय के लिए असम आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है। तो असम है ही है, उसी के असम के नीचे ही है मेघालय। तो यहाँ पे चाय की खेती भी हो जाती है, रबर की, सुपारी की, केला की। पीट मिट्टी की बात करें तो अत्यधिक नमी और सड़ने वाले पौधों के अवशेष से बनी घने सदाबहार वन यहाँ पे। तो अब वर्षा ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो पेड़ पौधे जो गिरेंगे, टूटेंगे, वो पानी और वर्षा के कारण और ऐसी नमी के कारण वो सड़ेंगे, उनके अवशेषों से बने सदाबहार वन आ जाते हैं।
फिर है रेड सॉइल, तो ये पुराने चट्टानों से बनी सीमित कृषि उपयोगी मिट्टी है। तो पुराने चट्टानों से कृषि जो है के उपयोग के लिए ये एक बनी मिट्टी है। यहाँ की मिट्टी एसिड होती है क्योंकि कृषि सीमित है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है, पानी भी बहुत ज़्यादा है, जंगल भी है, तो ये एसिड मिट्टी हो जाती है। इस कारण से कृषि यहाँ पे सीमित है। परंतु वनस्पति अत्यधिक है, जंगल अधिक है, पहाड़ अधिक है, वर्षा के कारण जंगल और जीव जंतु यहाँ पे ज़्यादा पनप पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये हो गई मिट्टी। मिट्टी के बाद हम आगे बढ़ते हैं वनस्पति और जलवायु, वनस्पति और जैव विविधता की तरफ। अधिक वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल्स एवरीग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष की अगर बात करें तो साल, सागौन, बांस, रबर, सुपारी और केले के पौधे होते हैं। अगर आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय नहीं समझ में आ रहा, तो आने वाले हम वीडियो पे जब अभी भूगोल की चर्चा में और विस्तार से करेंगे तब आप इसको और सही अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। तो वनस्पति की हमने बात कर ली। यहाँ पे मुख्य जो वृक्ष हैं, साल है, सागौन है, बांस है, रबड़ है, सुपारी और केले के पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ कई जो है पवित्र वन हैं जिन्हें स्थायी जनजातियों में पूजा स्थल की तरह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनजातियाँ कई पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वन हैं जहाँ पे वो लगातार यहाँ की पूजा करते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो जनजाति और अपसंस्कृति की बात करते हैं। जनजाति और संस्कृति की बात करते हैं। प्रमुख जनजाति यहाँ की गारो, खासी, जयंतिका। गारो जो पहाड़ी है उसके क्षेत्र में रहने वाले जनजाति को गारो जनजाति कह दिया गया। उसी तरह से खासी और जयंतिका, ये लोग मात्र सत्रात्मक समाज में रहते हैं, यानी कि वंश माँ के नाम से चलता है। तो ये जनजातियों का जो एक मुख्य विशेषता यह है कि ये वंश अपना जो है माँ के नाम से चलाते हैं। आज भी इनकी भाषा जो है सांस्कृतिक और पारंपरिक रीति रिवाज में स्पेशल या विशिष्ट है। इसके बाद जो हमने तय किया था कि इसको समझते हुए मालदा टैप या प्राकृतिक जो मार्ग उनकी बात करेंगे। तो पहला है मालदा टैप या राजमहल गारो टैप। स्थिति क्या है, तो यह छोटा नागपुर के राजमहल पहाड़ और मेघालय के गारो हिल्स के बीच स्थित है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि 3 हमारी जो पहाड़ियाँ थी, तो गारो हिल्स और राजमहल जो पहाड़ है जो कि छोटा नागपुर से लगा हुआ है उसके पास है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको बोला जाता है मालदा टैप। इसे पश्चिम बंगाल में मालदा टैप के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं उत्पत्ति। तो यह टैप जो है प्रायद्वीप भारत के धंसने के कारण, यानी एक भौगोलिक दरार है। तो हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि बीच में, इन दोनों के बीच में जब जो धंसान हुई उस क्षेत्र को हम जो है यहाँ पे मार्ग के तौर पे देखा जाता है। तो यह टैप जो है प्राकृतिक भारत के धंसने के कारण बनी एक भौगोलिक दरार है। जैसा कि आप जानते हो प्रायद्वीप ऐसे है, और प्रायद्वीप जो है यहाँ से लगातार जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत जो इस पे कंपन आता है, तो इस कारण से यहाँ पे जो है वो धंसा हुआ क्षेत्र हो गया है। पूर्व की तरफ थोड़ी सा धंसा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, और छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ये जो हमारी राजमहल पहाड़ी है और मेघालय की गारो हिल्स के बीच में जो है वो ये क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रायद्वीप का जो पठार है वो धंसा हुआ है थोड़ी सा। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति यह हो गई। यह क्षेत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच प्राकृतिक संपर्क का मार्ग करता है। जैसा कि आप जानते हो कि उत्तर, यहाँ से मैप की तरफ ही चलते हैं, तो मैप की तरफ अगर चल के समझाएं तो उत्तर प्रदेश और झारखंड से होते हुए ये गंगा जो है निकलती है, और ब्रह्मपुत्र यहाँ से मानसरोवर से निकलते हुए असम से होते हुए यहाँ पे निकल जाती है, पश्चिम बंगाल से होती है बे ऑफ बंगाल पे। तो इस प्रकार से जो है
प्राकृतिक मार्ग दोनों के बीच में बन जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच जो है वो प्राकृतिक मार्ग बन जाता है। मिट्टी और भौगोलिक महत्व देखें तो डेल्टा क्षेत्र की नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। आप जानते हैं कि गंगा का एक यहाँ पे मैदान है, नीचे सुंदर वन वगैरह है जहाँ पे पश्चिम बंगाल में, वही यहाँ से असम से आने पर ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है और इसमें पूरा वर्षा अधिक होने के कारण तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो है यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। नदी कार यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र की शाखाएं डेल्टा निर्माण करती है। मैंने बताया कि गंगा जब अब ब्रह्म उसमें मिलती है बे ऑफ बंगाल में तो सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा, वहीं ब्रह्मपुत्र भी बनाती है, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो भूमि निचला और दलदली क्षेत्र पूरी तरीके से हो जाता है हमारा। वनस्पति पीट मिट्टी और जो है जलद पौधों का यहाँ पे विकास हो जाता है। आर्थिक उपयोग जो है कृषि और संचार मार्ग के लिए यहाँ पे होता है। तो ये कुछ इस क्षेत्र की विशेषताएं भी थी। यह क्षेत्र भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ने वाला दरवाज़ा कहा जाता है। तो पूर्व और पश्चिम भाग को जोड़ने वाला भारत के दरवाज़ा के तरीके से उसको देखा जाता है। अब चलते हैं, आप का जो हमने अभी तैयार किया पढ़ा, इसका रिवीजन देख लेते हैं या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट या तथ्य के तरीके से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के तरीके से देखते हैं, जिससे आपको एमसीक्यू के लिए भी तैयारी बनेगी। तो पहला क्वेश्चन है, मेघालय पठार किसका हिस्सा है? आप इसका कमेंट भी करते चलिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, तभी आगे हम अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकते हैं। मेघालय पठार किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का, यानी पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार किन पहाड़ियों से बना है? तो खासी, जयंती, गारो, ये 3 पहाड़ियाँ आपने पढ़ा है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग पीक 1965 मीटर। चौथा है, गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोक्रेक पीक। नोक्रेक पीक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। मेघालय पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लैटेराइट और पीट मिट्टी जो है यहाँ पे पाई जाती है। छठवां है, मासिन राम कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खाती पहाड़ी पर। मेघालय पठार पे तो आप बता ही पाएंगे, लेकिन ये खाती पहाड़ी पर है। मासिन राम क्यों प्रसिद्ध है? तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान। मेघालय पठार में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं? तो गारो, खासी, जयंती, जो तीनों हमारे जो चोटियाँ हैं या पहाड़ हैं उनके नाम पे इसको नाम दिया गया है। मेघालय पठार की वनस्पति कैसी है? तो सदाबहार घने वन। मालदा टैप किन 2 पहाड़ियों के बीच है? तो राजमहल और गारो पहाड़ी के बीच है। मालदा टैप कैसे बना? तो प्रायद्वीप भारत के धंसने से जो है मालदा टैप, यानी प्राकृतिक जो मालदा टैप का मार्ग है वह बना। मालदा टैप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी और पीट मिट्टी पाई जाती है। अगला है, मालदा टैप का भौगोलिक महत्व क्या है? तो यह पूर्व और पश्चिम भारत के प्राकृतिक मार्ग का काम करता है, दरवाजे का काम करता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालदा टैप या राजमहल गारो टैप। अगला है, शिलोंग पठार को किस नाम से जाना जाता है? शिलोंग रेंज। तो इस प्रकार से यह रहे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा, क्या आपको इसमें और चाहिए, और चैनल को शेयर और लाइक करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।